तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर अपना, सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का, सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ पुरानी बातें जो आप लोगों ने पढ़ रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बात पता है कि 1 मोल क्या होता है। ठीक है, 1 मोल एक नंबर होता है और वो होता है क्या, 6.022 into 10 की पावर 23 माइनस नहीं प्लस 23 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और आप लोगों को ये वाली बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आते हैं वो कैसे निकल के आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आते हैं गिवन मास बाय। इस वाली बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना कि गिवन मास बाय मोलर मास आपको क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, आप जब ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आप जानते हो क्या होता है, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगर आपका सॉल्यूट एक है, ठीक है, और सॉल्वेंट एक है तो हम इसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट 2 है, सॉल्वेंट एक है, तो क्योंकि ये 3 चीजें हो गई ना तो इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। और अगर मेरा सॉल्यूट 3 हो गया और ये एक है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। आप बच्चे ये बात जानते हो कि 4 है इसके क्वार्टर वर्ड आया, 3 है इसके टर्नरी वर्ड आया और 2 है इसलिए बाइनरी आया। हमारे कोर्स में ना तो बाइनरी सॉल्यूशन है ना टर्नरी सॉल्यूशन, सॉरी टर्नरी है ना क्वाटरनरी है, बाइनरी सिर्फ हमको पढ़ना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि क्या चीज मेरी सॉल्यूट है क्या चीज सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ, कंटेनर ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ क्या चीज, इसके अंदर मैं डालता हूँ वाटर। भाई वाटर का भी कुछ मास होता है, तो सपोज मैंने कितना इसमें वाटर डाल दिया, 90 ग्राम वाटर डाल दिया। वाटर कितना डाल दिया, 90 ग्राम। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला ग्लूकोज, क्या डाला, ग्लूकोज। ग्लूकोज डाल दिया मैंने 180 ग्राम। तो आप बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है, ज्यादा कौन है, ग्लूकोज। इसमें ज्यादा आपका ग्लूकोज है, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, ज्यादा हमारा ग्लूकोज है और कम हमारा क्या है, कम हमारा वाटर है। तो जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है या जो कम होता है वो सॉल्वेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सॉल्वेंट हुआ, ग्लूकोज या वाटर, ग्लूकोज। तो अब इस बात को सबसे पहले समझेंगे कि सॉल्वेंट वो जो ज्यादा होता है वही होता है सॉल्वेंट, ये बात तो आप जानते हो ना। लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा मास के बेसिस पे नहीं देखेंगे। ठीक है, मास के बेसिस पे नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, ग्लूकोज एक्चुअल में होता है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज, C6H12O6। तो अगर मैं ग्लूकोज का मोलर मास निकालूं ना, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये निकल के आता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और वाटर का क्या आता है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है भैया, ये होता है 18 ग्राम पर मोल। तो मैं दोनों के गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, 180 ग्राम और 180 ग्राम ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए, 1 मोल। अरे दिस बाय दिस डिवाइड हो गया, गिवन मास और मोलर मास, इसमें कोई लोचा है क्या, नहीं है ना। और यहाँ पर चेक कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, यहाँ पे हो गए, गिवन मास मेरा कितना है 90 और ये कितना है 18, तो इतने मोल्स आ गए, कट पिट के कितना आया 5 मोल्स। तो चेक करके देखना, अगर मैं मास की बात करता तो मास तो ग्लूकोज ज्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा थे, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के ज्यादा है। तो कभी भी मेरे को मास के बेसिस पे जस्टिफाई नहीं करना कि कौन ज्यादा है कौन कम है, सॉल्वेंट उस हिसाब से नहीं, किस बेसिस पे बताऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। तो यहाँ से मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि सॉल्वेंट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड, solvent is always described on the basis of number of moles and not on mass of substance। यहाँ तक आपको समझ आया नहीं आया, ये वाली बात बता दो भैया। मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑन द नंबर ऑफ
मोल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी लिखो इसको। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप इस बात को चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास फेजेस कितने होते हैं? जैसे ये सॉल्यूट है, ठीक है, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट है। तो आपका हो सकता है कि सॉलिड या तो आप सॉलिड में डाल दो, या हो सकता है सॉलिड आप लिक्विड में डाल दो, समझ रहे हो, या हो सकता है सॉलिड आप गैस में डाल दो। तो जब आप सॉलिड को इन तीनों में ही डाल सकते हो तो इस हिसाब से तो लिक्विड को भी तीनों में डाल सकते हो, ठीक है। तो लिक्विड आप सॉलिड में डाल दो, या लिक्विड आप लिक्विड में डाल दो, या फिर लिक्विड आप गैस में डाल दो, या लास्ट होता है गैस आप सॉलिड में डाल दो, गैस लिक्विड में डाल दो, या फिर गैस में डाल दो। समझिए? तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन आए? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर बात करूंगा तो 9 टाइप्स हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इनके एग्जाम्पल। क्या बताने भैया? एग्जाम्पल। तो आप मेरे को इनमें से कितने एग्जाम्पल आप जानते हो जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता है, तो वो कितने हैं? ठीक है, चेक करके देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे को पता होता है वो बताता है सॉलिड एंड लिक्विड का। सॉलिड एंड लिक्विड में क्या होता है? एक आपने शुगर पढ़ा है, शुगर उठाओ आप वाटर में डाल दो, तो शुगर वाटर किसका एग्जांपल हो गया कि आपने सॉलिड किस में डाल दिया? लिक्विड में। अरे ये एग्जांपल तो आपको पता है। अच्छा एक और एग्जांपल आपको पता है, लिक्विड आप उठाओ लिक्विड में डाल दो, ये लिक्विड उठाओ आप लिक्विड में डाल दो, ये क्या हो गया? अल्कोहल लिया, पानी मिलाई, चढ़ा ली, तो है कि नहीं है कि लिक्विड में डाल दिया। अच्छा और कौन सा एग्जांपल हमारे को पता है? और हमारे को एग्जांपल पता है गैस इन लिक्विड का एग्जांपल मेरे को पता है। क्या पता है भैया? गैस इन लिक्विड का। चेक करके देख, गैस इन लिक्विड में मेरा आता है जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। अरे एक्वाटिक एनिमल यही तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो चेक करके देख, ये 3 ऐसे एग्जांपल नहीं है जो तेरे को बहुत रटने हैं। तेरे को अल्कोहल वाटर बाय कॉमन मिक्सचर है, पेप्सी मान ले यार अल्कोहल के साथ, शुगर वाटर ले ले ये भी कॉमन है, ऑक्सीजन इन वाटर ले ले ये भी तो कॉमन है। समझ गए? तो 3 एग्जांपल कॉमन हो गए। और कौन से एग्जांपल कॉमन है? और एग्जांपल है अलॉयज का। आपने अलॉय सुना है? अलॉय सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। अलॉय कैसे बनता है? आपने आयरन लिया, कार्बन लिया, इन दोनों को मेल्ट करा, टेम्परेचर रेज करके मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद दोनों को घोल दिया, ठंडा कर दिया, तो बन गया ना सॉलिड। तो अलॉयज जितने भी होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे आपका सॉलिड सॉल्यूशन में क्या एग्जांपल हो गया? अलॉयज। और अलॉय एक टाइप का नहीं, सारे अलॉय आपके सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। अब क्या मैं 2 सॉलिड को ऐसे मिक्स कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे? दोनों को मेल्ट कर, और लिक्विड तो मेल्ट मिक्स हो जाएंगे ना, तो पहले मेल्ट करो, उसके बाद वो ठंडे हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, बन गया भाई साहब सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये वाली बात आपको क्लियर है? चेक करके देखो और कौन सा एग्जांपल तुम्हारे को पता है? और तुम्हें एग्जांपल पता है हमारा एयर जो है, एयर किस चीज का मिक्सचर है? अरे गैसेस का मिक्सचर है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ले रहा हूँ मस्त ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ ले रहा हूँ ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, फिर तो बंदे भाई साहब प्रीमियम सीट बुक कराते, समझ रहे हो, यहाँ ऑक्सीजन मस्त मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो एयर जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है। हाँ, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो कोई भी 2 गैस लेके मिक्स कर दे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन, CO2 CO, अरे कोई सी भी ले ले, समझ गए भाई? तो और एग्जांपल ले ले, ऑक्सीजन प्लस N2 गैस ले ले, अरे कोई भी ले ले यार, या तो मैं बाइनरी सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तीसरी कोई गैस ले ले, CO2 टर्नरी सॉल्यूशन बन गया, समझ गए? ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको रटने नहीं होते। अब कुछ एग्जांपल रटने इसके पड़ते हैं क्योंकि वो डेली यूज के नहीं होते। अरे समझ गए? डेली यूज के नहीं होते। तो अब मैं आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपके डेली यूज के नहीं होते। सबसे पहले सॉलिड इन गैस का एग्जांपल बता रहा हूँ। सॉलिड, कपूर देखा आपने? कपूर, कैम्फर। कैम्फर जब नाइट्रोजन गैस में मिलाओगे तो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल कौन सा हो गया भैया आपका? जब आप कैम्फर लेते हो, कैम्फर को किस में मिलाते हो? नाइट्रोजन गैस में। तो कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस, ये कौन सा एग्जांपल हो गया? ये आपका हो गया जो आपको याद रखना है। तो बोलते भाई और एग्जांपल ले, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड में एग्जांपल हो गया आपका मरकरी लिक्विड ले लो। Hg क्या है? मरकरी लिक्विड होती है।
मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, उसको सोडियम के साथ मिला दो, सोडियम सॉलिड होता है, मरकरी लिक्विड होती है। ये एक एग्जांपल है। ये वाले डेली यूज के नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को एक याद रखना है अगर कोई पूछता है, ये वाला मेरे को याद रखना है अगर कोई पूछता है। और लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बताता हूँ। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है CHCl3। लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म पता है क्या होता है? जो ऐसे ही रुमाल पे लगाते हैं, बेहोश तो हो ही गया। तो ये वो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन गैस में मिलाओगे तो ये भी आपका क्या एग्जांपल हो गया? ये आपका लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल है गैस ऑन सॉलिड। गैस ऑन सॉलिड का एग्जांपल है H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। हमने आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बताया था। अरे जो इथीन में डालते थे H2, तो वो कैटलिस्ट के साथ नहीं बताया था मैंने, नहीं पढ़ पाता। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? आपको ये दो याद रखना है, आपको ये लिक्विड इन गैस वाला ये याद रखना है, ये याद रखना है। बाकी जो आपके हैं बिना स्टार वाले, वो कहीं ना कहीं डेली यूज के हैं। एकदम से याद ना भी आए तो है तो सही ना डेली यूज का, ये बात समझ गए? तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से लिखो। अब भाई नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जब मैं सॉल्यूट डालता हूँ सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना ज्यादा सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूट ज्यादा है या कम है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट ज्यादा है। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन लिखा है भैया। अच्छा, आप बताओ, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट करेंगे, सॉल्वेंट करेंगे, या किसी के भी हिसाब से कर सकते हैं? जैसे तुम ये ध्यान दो, मैं जब दूध पीता हूँ तो दूध में दूध फिक्स रख के चीनी कम ज्यादा करते हैं, या चीनी फिक्स रख के दूध कम ज्यादा करते हैं? दूध फिक्स। तो सॉल्वेंट हमेशा फिक्स रखते हैं जो ज्यादा होता है, बाकी सॉल्यूट कम ज्यादा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट कौन होता है, दुकानदार या ग्राहक? दुकानदार। वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ज्यादा कौन है? तो ग्राहक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन फिर भी ग्राहक को भगवान बोला गया, कभी भी दुकानदार को दुकान ही बोला गया। समझ रहे हो? दुकानदार तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ग्राहक भाई साहब समझ रहे हो, वो उसकी इज्जत नहीं करी तो कुछ नहीं हुआ। ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में किसी के भी रिस्पेक्ट में बात कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, लेकिन ज्यादा इज्जत सॉल्यूट को इसलिए दी जाती है क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, और उसको फिक्स ले लेता हूँ कि हाँ कितना चाहिए, फिर सॉल्यूट कम ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज टॉक्ड on the basis of क्या? सॉल्यूट। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ना दो हिसाब से बात करी जाती है। एक बात करी जाती है क्वालिटेटिव, कौन सी? क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, और एक बात करी जाती है कौन सी? क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, फर्क क्या है? क्वालिटेटिव में एक वर्ड आता है लेस कंसेंट्रेटेड या फिर मोर कंसेंट्रेटेड। तो आप एक बात बताओ, कोई बोले कि हाँ भाई चाय में चीनी कितनी लोगे, तो भाई वो कह रहा है जी मैं तो कम लूंगा। अरे भाई मुझे ये बताओ तेरा कम कितना है? मैं एक दाना डाल दूंगा, हो गया कम। तो बताना कितना लेता है? तो कम और ज्यादा जो होती है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कम और ज्यादा हमेशा क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन। तो यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ कि लेस और मोर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन can create a confusion। क्यों हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है? क्योंकि भाई कम ज्यादा मुझे नहीं पता ना। अब कोई बोले कि 1 लाख रुपए चाहिए, तो भाई तुमने बड़े रकम कैसे मांग दी, और वहां अंबानी 1.5 करोड़ ऐसे ही दान दे रहा है। तो क्या मजाक चल रहा है? 1.5 करोड़ दान दे दिया तुमने, बोलो। तो लेस और मोर की कोई परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, वो कहता है भाई तू क्वांटिटी बता दे, वो मेरे लिए कम है या ज्यादा है वो मैं अपने आप ही देख लूंगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में एग्जैक्ट क्वांटिटी बता देते हैं कि इतने सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट डाल दो, तुम्हारे लिए वो कम है या ज्यादा है वो तुम्हारी दिक्कत है। तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स आती है? यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आती है। ठीक है भैया, कौन कौन सी टर्म्स आती है यहाँ पे?
पहली आती है मास बाय मास परसेंट, सेकंड आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद आती है पार्ट्स पर मिलियन ppm, देन मोल फ्रैक्शन, उसके बाद कौन आता है मोलैरिटी, और लास्ट में क्या आता है मोलैलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये 7 कंसंट्रेशन टर्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी लिखो इसको। तो भाई अब मैं आपको एक एक करके ना कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करना चालू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये 3 कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले, ठीक है? मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। एक बार ये वाली आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है? फिर आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किससे? ये हमने मान लो शुगर लिया, आपको पता है शुगर हमारा क्या होगा सॉल्यूट, ठीक है? और मैंने क्या लिया वाटर लिया, वाटर हमारा क्या हो गया भैया सॉल्वेंट। इन दोनों को मिला करके मेरा क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। मानते हो कि नहीं मानते? मान लो मैंने शुगर कितना ले लिया भाई, शुगर मैंने 2 ग्राम ले ली। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने 2 ग्राम ले ली, ये मैंने 18 ग्राम ले लिया, तो ये सॉल्यूशन कितना हो गया मेरा 20 ग्राम। तो इस 20 ग्राम सॉल्यूशन में अगर मेरे को परसेंट ऑफ निकालना हो कि भैया बता दे शुगर का क्या परसेंटेज है, तो तुम कैसे निकालोगे कि शुगर का मास ऊपर रख दिया 2 और नीचे किसका रखूंगा सॉल्वेंट का या टोटल? परसेंटेज निकालने के लिए नीचे टोटल रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर कोई बोले कि मास परसेंट ऑफ निकालना है मेरे को क्या ऑफ शुगर, तो ये कैसे निकलेगा भैया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अरे समझ गए बात? तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ऊपर रख दूं और नीचे टोटल रख दूं तो वो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा? क्या ऐसा कर सकता हूँ ना? तो मैं परसेंटेज तो दोनों में से किसी की भी निकाल सकता हूँ, सॉल्यूट की भी निकाल सकता हूँ और सॉल्वेंट की भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा सॉल्यूट के ना, तो इसलिए जब भी मैं परसेंटेज निकालता हूँ किसकी निकालता हूँ सॉल्यूट की। ये बात समझ गए? तो कोई तुमसे फॉर्मूला पूछे कि मास परसेंट का क्या फॉर्मूला है, तो आप लिखोगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट में क्या लिखोगे, यहाँ चेक कर, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट में आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, बोल भैया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज द परसेंट। अच्छा चेक कर, इसको m/m क्यों बोला? मास बाय मास, क्योंकि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है। तो जरा बता दे मेरे को, अगर मेरे को वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूंगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, ऊपर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अरे रोक दे भाई, रटना नहीं है। अगर वो कह रहा मास बाय मास है तो ऊपर मास नीचे मास, अगर वो कह रहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, अगर वो कह रहा है कि मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास नीचे क्या, हाँ, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही रहेगा और ऊपर हमेशा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं अच्छा इसको मैं इस वाले को मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे लिख देता हूँ m/m%। क्यों मैंने m/m% लिखा? क्योंकि ऊपर m है नीचे m है। तो अगर कोई आप मेरे को बोले कि भैया वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट लिख दो, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भैया? आप अगर ये बात समझ गए तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। हाँ ये बात कंफर्म है, ऊपर सॉल्यूट है नीचे, क्या हम ऊपर सॉल्वेंट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने क्या डिसाइड करा, किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है सॉल्यूशन की, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। इस वजह से ऊपर मैं सॉल्यूट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप परसेंटेज निकालना चाहो तो आप सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट m/v% ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, m/v% ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे निकलेगा भैया, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, तो लिख ले यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इज दैट क्लियर? पक्का? जल्दी से लिखे इसे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया जो m/m% था, ये सेकंड हो गया और ये वाला थर्ड हो गया। इज दैट क्लियर? जल्दी लिखो।
अब आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये वाला आपको समझना कैसे है ये सारा, ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सपोज you are provided with 14% aqueous solution of sugar by mass। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख दी बाय मास। आप कहोगे क्या मतलब है बाय मास लिख दिया? हमने तो दो वर्ड पढ़े, मास बाय मास। इस वाले को क्या बोला? इस वाले को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा, इस वाले को हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा। इसको मास बाय वॉल्यूम। तूने अकेला बाय मास क्यों लिख दिया? जब अकेला वर्ड लिख दे बाय मास, जब अकेला वर्ड क्या लिख दे बाय मास, तो समझो m by m की बात कर रहा है। जब अकेला वर्ड लिख दे बाय तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है? p by v। अब इसको बाय मास या बाय वॉल्यूम नहीं लिख सकता, इसको लिखना पड़ेगा मास बाय। तो वहां बंदे ने क्या लिख दिया कि 14% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास है, ठीक है। अब मेरी बात सुन, 14% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कह रहा है, तो सॉल्यूट कौन है? एक्वस मेरा क्या हुआ? सॉल्वेंट। एक्वस कौन हुआ? सॉल्वेंट हो गया वाटर, और ये क्या हो गया मेरा? शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। तो अब सोच करके देख, तो तुमको परसेंट निकालना तो आता है ना, है? तो तुम सॉल्यूशन को कुछ भी लेट कर लो। इसका आप कैसे करोगे ध्यान देना। आप सॉल्यूशन कुछ भी लेट कर लो, मान लो आपने सॉल्यूशन 1000 ग्राम लेट कर लिया, तो कितना परसेंट कह रहा है? 14% कह रहा है। और मेरे से मत पूछना कि ये 14% सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, बता दे किसका है? सॉल्यूट, ठीक है। तो आप क्या 14% ऑफ 1000 नहीं निकाल सकते क्या? कि 14% ऑफ 1000 क्या होगा? 14 अपॉन में 100 इंटू। जनरली क्या होता है, लोग 1000 ना मान करके क्या लेट कर लेते हैं? जनरली लोग 1000 ना मान के क्या लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन को? 100। पूछ क्यों? क्योंकि 14% ऑफ 100 क्या निकल के आएगा? 14 बाय 100 इंटू, अरे कितना आएगा? 14 ही तो आएगा। अरे बोल दे भाई। तो जनरली 100 क्यों लेट करा जाता है? क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, जितना परसेंट लिखा है उतना ही ग्राम क्या हो जाएगा? सोल्यूट। जितना परसेंट लिखा है उतना ग्राम क्या हो जाएगा गाइस? सॉल्यूट। और क्योंकि 100 टोटल क्या था? सॉल्यूशन था, तो 100 में से ये 14 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। वही अगर इस चीज को लिखता 14% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय वॉल्यूम लिखा होता, तो वॉल्यूम में क्या फर्क आ जाता? सॉल्यूशन जो अभी मैंने 100 ग्राम लेट किया है वो 100 ml लेट कर लेता, और जो यहाँ पे 14 ग्राम आया है वो 14 ml आता। तो 100 में से 14 ml माइनस करता तो सॉल्वेंट कितना आता? समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरा मास बाय मास परसेंट है तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन होता था, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट होता था। क्लियर? ये इसको जल्दी से देखो। यहाँ पे सॉल्यूशन 1000 लेंगे। तेरा मन है यहाँ पे सॉल्यूशन 1000 लेना है, 1000 ले। 100 लेना है 100 ले, 12 लेना है 12 ले, 11 लेना है 11 ले। जो लेना उसका 14% निकाल लेना। तो फिर 1000 से करेंगे तो अलग आएगा ना फिर आंसर। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। अरे भैया 1000 का 14% ज्यादा होता है, 100 का 14% कम होगा, 10 का 14% और कम होगा। कोई बंदा कहे कि तेरे को 1% मात्र प्रॉपर्टी दे रही है, तो तू कब खुश होगी? जब वो 1% अंबानी का होगा या 1% हम जैसे भूखे नंगों का होगा? 1% अंबानी का होगा। अरे हमारे पे क्या है? मुझे तो नहीं लगता कर्जा छोड़ के और कुछ होगा। तो सोच रहे तेरा नहीं लेना भाई, तू सोच रहे कर्जा और छोड़ जाएगा मेरे सर पे। समझ गए? तो लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई है कि सॉल्यूशन अगर 1000 है तो उसी हिसाब से 14% सॉल्यूट भी तो आएगा, उसी हिसाब से सॉल्वेंट भी तो आएगा। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है भैया, लिख जल्दी से इसको। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो ये तो आपको समझ आ गया, बाय मास लिखा है। अगर यही चीज लिखी होती 14% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ शुगर, ये 14% m/v लिखा होता, ठीक है। तो चेक कर, ऊपर m किसका होता है और नीचे v किसका होता है m/v में?
M होता है किसका? सॉल्यूट M होता है सॉल्यूट का और B होता है सॉल्यूशन। और B होता है सॉल्यूशन। ये बात कितनों को दिक्कत दे रही है कि M सॉल्यूट का और B सॉल्यूशन का है? कंफर्म? तो वॉल्यूम की यूनिट क्या लूंगा? ml और मास की यूनिट क्या लूंगा? ग्राम। तो 14% मास बाय वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम कितना लूं सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लूं बेटा? 100 ml और कितना परसेंट सॉल्यूट है? 40। तो 14% ऑफ 100 निकाल ले तो सॉल्यूट मेरा क्या हो जाएगा? अरे यार तू 100 वो यूनिट लेना जो नीचे हो, अगर वॉल्यूम है तो ml ले लेना, मास है तो ग्राम ले लेना, और जो भी तू यहाँ पे नंबर लेगा उसका उतना परसेंट निकाल लेना। समझ गया? तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 14% ऑफ 100 क्या आ गया? 14 बाय 100 इंटू 100। और क्योंकि ये सॉल्यूट मेरा मास में है तो यूनिट क्या लगा दूंगा? अरे समझ गए? तो क्या आया बता? 14। इज दैट क्लियर? बता भाई, कोई डाउट हो तो? पक्का? तो ये डिस्क्रिप्शन है, अभी यही डिस्क्रिप्शन हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, वहां दोबारा बताऊंगा आपको, अगर दिक्कत आ रही होगी तो लिख जल्दी से। चलो अब नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। तो भैया ये आ गया पार्ट्स हो गया पर मिलियन। ठीक है भैया? अब आप बताओ 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है? 1 मिलियन बस होता ही 10 लाख है। ठीक है? वो ग्राम हो ml हो तो डिपेंड करेगा आप किसकी बात कर रहे हो। कहते हैं ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कितने होते हैं? 10 लाख सब्सक्राइबर। समझ गए भाई? ध्यान देना, बहुत मुश्किल है करना। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई लिख रहा है 7 ppm कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप मेरे को बताओ ये 7 ppm कॉन्सेंट्रेशन जो है ये सॉल्यूट की है सॉल्वेंट की है? अब किसकी बोल देंगे? यार मैं आप बहुत देर से सॉल्यूट बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट बोल रहा हूँ अजी, घंटा सॉल्यूट की है, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेशन बता सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी सकता हूँ लेकिन सॉल्यूट की टर्म्स में भी बताता हूँ। तो 7 ppm सॉल्यूट का मतलब ये है जितना ppm लिखा है उतना ग्राम सॉल्यूट लिख दे इन कितने ग्राम में? 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन। पूरी बात दोबारा सुनो, 7 ग्राम सॉल्यूट लिख लो इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, वही अगर लिखा होता कि मेरे को 15 ppm दे रखा है, तो 15 ppm का क्या मतलब हो गया? 15 ग्राम सॉल्यूट इन 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन। अरे भैया जितना ppm लिखा होगा उतना तो सॉल्यूट कर दे, सॉल्यूशन हमेशा कितना रहेगा? 10 लाख ग्राम। अच्छा, इस वाले केस में बता सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? इस वाले केस में सॉल्वेंट हो जाएगा 10 लाख में से माइनस कर देना, कितना? माइनस कर दे 7, तो कितना बचा? 9,99,993 ग्राम। तो ये सॉल्वेंट हो गया। इस वाले केस में माइनस कर, इस वाले केस में सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भैया? मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कौन सॉल्यूशन होता है? 10 लाख सॉल्यूशन है, जितना ppm लिखा है वो सॉल्यूट है। अब ये जितना बढ़ाओगे 7 से 10, 12, 15, 20 उतना सॉल्यूट बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट कम होता जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा सॉल्वेंट? 9,99,985 ग्राम। इज दैट क्लियर? ये मेरा हो गया ppm। जल्दी लिख इसको। नेक्स्ट आता है गाइस क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या आता है भैया? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे कहते हैं ये आपको समझा देता हूँ। जैसे मान करके चलो 3 दोस्त हैं A, B और C। इन लोगों ने क्या मिलाए? 2 रुपए मिलाए, 3 रुपए मिलाए और 5 रुपए मिलाए पार्टी के लिए। तो टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल 10 रुपए हो गए। तो क्या C ये नहीं बोलेगा आधा पैसा तो तेरे भाई ने दिया है? क्यों बोलेगा आधा पैसा इसने दिया है? क्योंकि टोटल रुपए 10 हैं और इसके कितने हैं? अरे बोल भाई, और 5/10 अगर टोटल करूंगा तो भाई बात तो सही कह रहा है, आधा तो आ रहा है। समझ गए? तो इसको बोलूंगा रुपया फ्रैक्शन। अरे ये रुपए थे ना, तो जब ये रुपए थे तो इसको क्या बोलूंगा? रुपया फ्रैक्शन। वही अगर ये रुपए ना होकर के प्रॉपर्टी होती तो क्या बोलता? प्रॉपर्टी फ्रैक्शन। A के पास 2 गधे हैं, B के पास 3 गधे हैं, C के पास 5 गधे हैं, तो क्या हो जाता? गधा फ्रैक्शन। आप देखो तो मेरे पास ही है और वो सारे गधे मेरे पास ही है भाई साहब।
याद नहीं बात में सारे ही मेरे पास है, बोलो ये बात समझ। तो ये जो चीज होगी उनका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन कब कहलाएगा, जब ये क्या होगा, अरे बोल दो भाई क्या होगा ये, अरे किसी चीज के मोल्स होंगे तो ये क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, अरे बोलो अपॉन में क्या, टोटल मोल्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सी को NC लिख दिया और यहाँ पर नीचे क्या लिख दूँ, NT लिख दूँ। वेयर NT की वैल्यू क्या है, अरे यहाँ पर तो NT की वैल्यू NA प्लस NB प्लस NC है ना, या तो तू ये उठा के लिख दे, NT लिख दे बात तो, और x ऑफ c ये बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ c। इज दैट क्लियर। तो फिलहाल मोल फ्रैक्शन ऑफ c कितना आया, अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ c 5/10 0.5 नहीं आ गया क्या, और मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना आता, वो आता NB अपॉन में NT, तो कितनी आ जाती वैल्यू NB बाय NT, ये आ जाती 0/0.3, और XA कितना आ जाता, XA आ जाता 2/10 0.2, और चेक करके देख सारे मोल फ्रैक्शन को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, XA प्लस XB प्लस XC कितना आएगा गाइस, 1, क्यों 1 आएगा, 0.2 प्लस 0.3 0.5, और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो अगर मिक्सचर के अंदर तीन चीजें हैं तो तीनों मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। अगर मान लो मिक्सचर में A B C के साथ D भी होता तो चारों मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता, अरे बोलो नहीं आई बात समझ। अबे अगर D भी होता तो इसका भी तो मोल फ्रैक्शन निकलता, तो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका 1 होता। मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक गिवन मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, वेरी नाइस। तो इसी वाली बात को यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इन अ गिवन मिक्सचर, इन अ गिवन मिक्सचर, इन अ गिवन मिक्सचर सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। इज दैट क्लियर, बोलो जी। इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सम, ये सिग्मा होता है सम का साइन, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज सम ऑफ ऑल xi इज 1। ये वाली बात लिख दी मैंने, जल्दी लिखो इसे, ना समझ आए तो बताना। अब नेक्स्ट आपको क्या करा रहा हूँ, 6th आपको करा रहा हूँ मोलारिटी, ठीक है, और 7th आपको क्या करा हूँ, मोलारिटी। ठीक है भाई, मोलारिटी और मोलारिटी। तो सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे सॉल्यूट के मोल, कितना सॉल्यूट आपने डाला है, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भैया, और यहाँ चेक कर मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अबे गदौलाल, ऊपर कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। नीचे क्या होता, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन केजी। ठीक है भाई, अब मान करके चल तूने 4 मोल सॉल्यूट डाल दिए 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूँ कट पिट के 2 आ गया, अरे नंबर है तो कटेंगे ही, हो सकता है पूरे ना कट रहे हो, पॉइंट में कटे लेकिन कटेंगे तो सही। तो क्या आ जाएगा, 2 मोल पर लीटर आएगा, और ये 2 मोल पर लीटर को पता है बार बार यूं नहीं बोलता मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जैसे बार बार यूं बोलते थे रण छोड़ दास, क्या बोलते थे, ए रैंचो कम यार, ऐसे बोलते थे नहीं बोलते थे। तो बार बार मैं मोल पर लीटर नहीं बोलूंगा, क्या लगा दूंगा मोल पर लीटर की जगह, कैपिटल एम, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, 2 मोलर। अरे रणछोड़ दास का रेंचो हो गया, मोल पर लीटर का मोलर, हाय मोलर, अच्छा नाम नहीं है मोलर, मतलब मोल पर लीटर। अरे क्या है भाई, बोल रहे हो। कुल मिला करके कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोल पर लीटर। अच्छा एक बात बता, 2 मोलर को क्या जरूरी है कि 2 मोल इन 1 लीटर ही चाहिए, या फिर 4 मोल इन 2 लीटर ही चाहिए, क्या ऐसा जरूरी है,
वहां तू 6 मोल अपन 3 लीटर ले, 8 मोल अपन 4। अरे भैंस की तू कुछ मर्जी ले, कट पिट के आंसर क्या दे दे। ये बात समझ। बच्चे यहाँ दिक्कत नहीं होता जब यहाँ 2 मोल पर लीटर लिखा होता है तो बच्चा समझ जाता है 2 मोल 1 लीटर है। बच्चा दिक्कत कहाँ खाता है, 0.195 मोलर है। कहाँ दिक्कत कहाँ आता है, 0.195। अभ्यास की पूछो से समझ नहीं आता क्या लिख दिया। तो इसका मतलब है जितना लिखा है ना उतने मोल्स इन कितना लीटर, 1 लीटर। या फिर अगर मैं 0.195 की जगह यहाँ 195 कर दूंगा तो नीचे कितने लीटर हो जाएंगे। अबे 0.195 कट के आया आंसर, कितने हो जाएंगे नीचे, 3 जीरो नहीं हो जाएंगे क्या। अबे तभी तो 3.8 के 0.195। अरे मेरा मतलब ये कट पिट के वही आ जाए यार, यही बात समझ पक्का। तो जितने मोलर लिखा हो उतने मोल्स इन 1 लीटर, ये तो डायरेक्ट हो गया। या फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ आ जा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी एग्जैक्टली सेम है क्या। मान ले 4 मोल है सॉल्यूट और नीचे 2 kg है, बस वहां पे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। कट पिट के ये भी क्या आंसर दे रहा है 2, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा 2 मोल पर केजी। और जैसे यहाँ पे मोल पर लीटर को मोलर बोल दिया तो कैपिटल एम ले लिया ना, तो यहाँ पे मोल पर केजी को क्या लिख दूंगा स्मॉल एम, और इसको क्या प्रोनाउंस कर दूंगा 2 मोलल। अबे मोलालिटी के 5 वर्ड मोलल ले लिए, मोलारिटी के 5 वर्ड क्या ले लिए, इज दैट क्लियर। Yes. ठीक है भैया, तो ये मोलल ले लिया तो 2 मोलल। और अगेन भाई 2 मोलल का क्या मतलब है 2 मोल्स इन 1 kg या 4 मोल्स इन, इज दैट क्लियर। ये फटाफट लिख, ये आपका हो गया। अब हाँ, ये लिखने के से पहले आपको एक चीज और बता दूं, आपको ये बात पता है कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज होती है, सॉल्यूट होता है और मानते हो नहीं मानते कि सॉल्यूट होता है और क्या होता है सॉल्वेंट होता है। अब यहाँ ध्यान दे, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आप बताओ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसका डालूं और वॉल्यूम किसका डालूं, मास डालूं सॉल्यूट का और वॉल्यूम किसकी डालूं, वॉल्यूम सॉल्यूशन की। तो ये बात आपको पता है या तुक्का मार रहे हो, पता है, घंटा पता है तुम्हारे लोगों को। भाई सुन मेरी बात, अगर डेंसिटी आप सॉल्यूशन की निकालने जा रहे हो ना तो आपको मास भी किसका डालना है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी किसका डालना है। अरे भाई अगर तुम्हें डेंसिटी कुत्ते की चाहिए तो मास कुत्ते का और वॉल्यूम बिल्ली का डालोगे, कुत्ते का। मेरी बात समझ भाई, बोल ना। चल मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान ले तेरे को डेंसिटी निकालनी है बिल्ली की कैट का, तो मास तो चल तू कैट का निकाल लेगा, तू ये बता वॉल्यूम ऑफ कैट कैसे निकालेगा, अंदाजा सोचो वॉल्यूम ऑफ कैट कैसे निकालोगे। बताता हूँ, एक कंटेनर में पानी ले लो, उसमें बिल्ली डाल दो, जितना पानी बाहर गिरेगा वो पानी का वॉल्यूम नाप लेना, वो बिल्ली का वॉल्यूम होगा। अरे समझ रहा है, ये बात समझ। तो बिल्ली की डेंसिटी आ जाएगी कि बिल्ली भैंस की कुछ मोटी है, कुछ है अंदर से, या खोखली है। अगर खोखली होगी तो ज्यादा पानी गिरा पाएगी, कुछ होगा अंदर भाई साहब तभी तो गिरेगी अंदर और पानी पानी बाहर करेगी। यही बात समझ में बोल दो भाई। ऊपर में डाके याद रखना, जिस चीज की डेंसिटी निकाली जाती है उसी चीज का मास और उसी चीज का वॉल्यूम डाला जाता है। यही बात समझ। तो कुल मिला के अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मास सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं चाहिए, मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी। अरे बोल दे भाई, बच्चों को ये तो पता होता है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, लेकिन किसकी डालूं यूं नहीं पता होती। जल्दी कर इसको। तो बच्चों ये आपको समझाया, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको आज ना वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, होमवर्क दे रहा हूँ। पहले इन्हीं के बेसिस पे ना कुछ एग्जांपल्स है और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, वो एक बार ट्राई करके आओ। तो होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका है एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो 2.1 एग्जाम्पल से लेकर के 2.3 एग्जाम्पल,
ठीक है। और आपकी किताब में ना एक इंटेक्स क्वेश्चन भी आने लग गए हैं अब, हाँ जी भैया। इंटेक्स क्वेश्चन। तो इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 से लेकर के 2.5 तक करोगे, और बैक एक्सरसाइज का, ठीक है, 2.1 से लेकर के 2.9 तक करोगे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 3, 5, 8 और 9, 17। तो टोटल कितने क्वेश्चन आपको मिल गए? टोटल 17 क्वेश्चंस मिल गए। इन्हें करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ ये वाले, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सॉल्व मिलेंगे, वो आप इजीली समझ पाओगे, और सॉल्यूशन ना हो तो आप थोड़ा देख करके। और पता है, इस बार आप कोशिश ये करो कि खुद के एफर्ट्स इतने मारने हैं, इतने एफर्ट्स मारने हैं जैसे सुधरा अगले दिन ही पेपर हो। इस तरह के एफर्ट्स मारोगे ना, तो सच बता रहा हूँ, आप जब पेपर दे रहे होगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार बहुत दुख हो रहा है, पेपर है मेरा कल। समझ गए? तो एफर्ट्स अभी से लगाना चालू करो। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।